अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ओशंस। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये हमारे कोर्स का पार्ट टू है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेल का इंटरफेस और एक्सेल के फीचर्स। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अब इस कोर्स को कंटिन्यू रख सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिबन स्टाइल। दोस्तों, आप लोग तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि किसी जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट हमें नज़र आ रहा होता है, पहली स्क्रीन हमें जो नज़र आ रही होती है वो उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, जिस पर मुख्तलिफ टाइप के ऑप्शंस, आइकन्स और मुख्तलिफ मेन्यूज़ मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए हम उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, मेन्यू स्टाइल था, इसका भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम था पूरा जिसमें हम इस पे काम किया करते थे। 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने एमएस ऑफिस का जो इंटरफेस है उसको मेन्यू स्टाइल रखा। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने वहाँ पर एक ड्रामेटिक चेंजेस की, यानी बिल्कुल नया यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया और अपना जो रिवायती मेन्यू स्टाइल था, मेन्यू टूल बार स्टाइल था, उसको हटाकर उसको रिप्लेस किया, उसको तब्दील किया रिबन स्टाइल में। रिबन स्टाइल जो है ये पहला हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2007 एमएस ऑफिस में इस इंटरफेस को इस्तेमाल किया गया और इसकी जगह पर इन्होंने मेन्यू सिस्टम को हटा के इसको रिप्लेस किया। और इसके ज़रिए एडवांटेज ये हुआ कि जब ये रिबन स्टाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो वो तमाम ऑप्शंस जो कि मुख्तलिफ मेन्यूज़ के अंदर हिडन हो जाया करते थे, छुपे हुए थे, उनको ढूंढना, उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिबन स्टाइल के ज़रिए वो तमाम ऑप्शंस को स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे टूल्स की सूरत में, बटन्स की सूरत में इंट्रोड्यूस किया। ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस 2007 एमएस ऑफिस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया, बल्कि अब अगर आप देखते हैं तो 2016 2019 एमएस ऑफिस, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10 और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम न्यू रिबन स्टाइल के ऊपर ही बेस करते हुए आपको नज़र आएंगे। 2003 में हम एमएस ऑफिस के अंदर मेन्यूज़ इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब 2007 में रिबन स्टाइल इंट्रोड्यूस किया गया तो रिबन स्टाइल में उसको मेन्यूज़ को रिप्लेस करके टैब्स की सूरत में इंट्रोड्यूस किया गया। जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको जो रिबन्स नज़र आएंगे उन रिबन्स के नाम ये हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक होम का रिबन टैब नज़र आएगा। होम का टैब ज़ाहिर नाम से भी आपको अंदाज़ा होता है कि पहला टैब है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। होम टैब जो है वो आपका कॉमन टैब है जिसमें आप फॉर्मेटिंग से मुतालिक अपनी कॉलम्स वगैरह के हवाले से, फॉर्मेटिंग के हवाले से, फाउंड साइज, फाउंड कलर्स वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा, इस तरह के तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। सेकंड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको इंसर्ट नज़र आएगा। इंसर्ट बिल्कुल एमएस दीगर इंसर्ट मेन्यू की तरह है जिसके ज़रिए आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट आपको नज़र आएगा, नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पेज लेआउट जो है ये बाकायदा पेज की सेटिंग से रिलेटेड है। फार्मूलाज हैं, जैसा कि हमने शुरू में पहली क्लास में अपने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फार्मूलाज की मदद से मुख्तलिफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फार्मूलाज का जो टैब आपको नज़र आएगा इसमें आप फार्मूलाज से रिलेटेड तमाम ऑप्शन डिस्कस करेंगे और हम अपनी वीडियो में इंशाल्लाह अपने कोर्स में इन तमाम पॉइंट्स को बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसके बाद आपको एक मेन्यू डेटा नज़र आएगा जो कि डेटा से रिलेटेड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिव्यू और व्यू के ऑप्शंस आपको इसमें नज़र आएंगे। डेवलपर्स और एड इन ये एक्स्ट्रा हैं, ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास मौजूद हों। जो लोग प्रोग्रामिंग के हवाले से काम करते हैं या जो लोग विजुअल बेसिक की मैक्रोज वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए जो है वो ये डेवलपर टूल जो है वो कारआमद है। एड-इन्स हैं, एड-इन अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इसके साथ जैसे क्विक बुक है और दीगर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपके लिए ये कारआमद हो सकता है। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ ताकि आप जो है वो डिटेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इन्वायरमेंट को देख सकें और इसको समझ सकें।
देखिए दोस्तों, मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन है। यकीनन आप लोगों को एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके कंप्यूटर्स के अंदर एमएस ऑफिस इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन आपको नज़र आएगा और आप वहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को देखते हैं जो मेरे सामने आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, अगर आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो ये स्क्रीन आपको पूरी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नज़र आ रही है। और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑप्शंस आपको क्या क्या नज़र आ रहे हैं, अब हम इनको एक एक करके सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है बुक 1, इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइटल बार उस सॉफ्टवेयर का नेम और उसकी करंट फाइल जिस डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के नेम को शो करता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 और लिखा हुआ है एक्सेल। एक्सेल इस सॉफ्टवेयर का नाम है और बुक 1 से मुराद ये है कि जनाब आप इसमें अभी बुक 1 पर काम कर रहे हैं। बुक 1 इसकी डिफ़ॉल्ट नेम है। जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं अपने बुक कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इसको अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं तो इस बुक 1 की जगह पे इसका नाम वो नाम जाहिर होगा जो नाम आपने इसका रखा होगा। सेकंड आप नीचे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है और उसके साथ आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये वो तमाम टैब्स हैं जो कि अभी हमने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए। और इनके नीचे आप देखते हैं कि अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा, फर्स्ट टाइम स्क्रीन के ऊपर होम पर ही क्लिक आपको नज़र आएगा, तो इसके अंदर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है ये आपकी ख़ास मेमोरी होती है जिसमें कॉपी कट पेस्ट किए जाने वाले तमाम डेटा मौजूद होता है। इससे आगे आप बढ़ते हैं तो आपको एक फाउंड्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। फाउंड्स के ऑप्शन के अंदर जैसा कि आपको नाम से देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फाउंड स्टाइल्स हैं, आपके मुख्तलिफ टाइप्स के फाउंड्स इसमें मौजूद हैं। फाउंड साइज़ है जिससे आप अपने फाउंड के साइज़ को अरेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फाउंड साइजेज़ हैं। इसी तरह कलर्स हैं, बैकग्राउंड्स कलर्स हैं, अलाइनमेंट के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं, टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं, आपके पास मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शंस हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो कि अभी हम जब काम स्टार्ट करेंगे तो इनको सीखेंगे। नंबर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और स्टाइल्स के और डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इंसर्ट का ऑप्शन है, जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड तमाम टैब्स आपको नज़र आ जाएंगे जिसमें आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में यानी अपनी एक्सेल की बुक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं और आपके पास हेडर एंड फुटर्स के ऑप्शन हैं, इक्वेशंस हैं, सिंबल्स के ऑप्शन आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज लेआउट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। पेज लेआउट के अंदर पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग्स हैं जो इन टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज की जब हम बात करते हैं तो फार्मूलाज के ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज से रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पास फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइन नेम्स हैं, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डेटा के ऑप्शन हैं जो कि मुख्तलिफ डेटा के ऊपर लार्ज अमाउंट डेटा को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। रिव्यूज़ के ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास रिव्यू के ऑप्शंस हैं जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी वर्कशीट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ ऑप्शंस आपको इसमें नज़र आएंगे। आपको प्रोटेक्ट वर्कशीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, शेयर वर्कबुक्स हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन नज़र आता है व्यू। व्यू के ऑप्शन में जाएंगे तो ज़ाहिर है ये व्यू से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन जिसके अंदर आपको वर्कबुक व्यूज़ के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि जूम के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम रिबन स्टाइल हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें तमाम के तमाम वो ऑप्शन जो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं वो तमाम के तमाम ऑप्शन आपको फ्रंट स्क्रीन पर ही नज़र आ रहे हैं। कोई भी ऑप्शन हिडन नहीं है, ऑलमोस्ट तमाम ऑप्शन आपको ज़ाहिरन नज़र आ रहे हैं। अच्छा चलो सेकंड तरह साइड पे चलते हैं। इसके मज़ीद आगे बढ़ते हुए इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बहुत डिटेल के साथ देख सकें। तो आप टैब के नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को कहा जाता है फॉर्मूला बार। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको कहा जाता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार बेसिकली वो लाइन है जहाँ पर हमारी एक्सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूलाज हमें यहाँ पर नज़र आते हैं।
या ये कह लीजिए कि जो भी हमें फार्मूलाज क्रिएट करने हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इसी के ज़रिए हमारी एक्सेल की कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको में लिखा हुआ है A1 और आप इस पे देखेंगे एक टूल टिप से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लिखा हुआ नेम बॉक्स। ये आपका नेम बॉक्स है और ये नेम बॉक्स क्या है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको एक वर्कशीट नज़र आ रही है जो कि अरेंज है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी इसके जो कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है जिसे हम कहते हैं कॉलम लिस्टेड बाय लेटर्स। और आपको एक वर्क लाइंस यानी रोज आपको नजर आ रही हैं जो कि नंबर्स की सूरत में अरेंज हैं, इनको हम कहते हैं रो लिस्टेड बाय नंबर्स। ये आपकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट के ऊपर रोज एंड कॉलम्स की सूरत में पूरी एक वर्कशीट बनी है जिसमें कॉलम्स हैं और रोज आपके पास मौजूद हैं। इन वर्कशीट्स के अंदर अगर हम इसको जूम इन कर लें, थोड़ा जूम आउट किया मैंने इसको, आप इस वर्कशीट में देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है एक बॉक्स, इसे कहा जाता है सेल। ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। सेल ये बॉक्स है और इस सेल बॉक्स के अंदर हम अपने डेटा की एंट्री यानी अपना टाइपिंग का काम, अपने जो भी डेटा इंसर्टिंग का काम है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हर सेल का एक नाम है, उस नाम को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो मेरा कर्सर इस टाइम जो मौजूद है वो मौजूद है बी कॉलम के अंदर और रो नंबर 5 के ऊपर। तो इस सेल का जो नेम है वो है B5। इस सेल का जो नेम है वो B5 है। आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है B5। तो अब अगर आप किसी भी सेल के ऊपर आप नाम चेंज करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका यहाँ पे नेम बॉक्स के ऊपर यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C3, ये है E2, ये है D6। तो ये तमाम के तमाम जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम सेल्स के जो नाम हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये सेल का जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज की क्रिएशन कर सकें और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आप अपने सेल्फ फार्मूलाज क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए आपको इन नेम बॉक्सेस को के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उसको अंडरस्टैंड रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये इंटरफेस कंप्लीट हो सके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये आपको पूरी वर्कशीट नज़र आ रही है जो कि स्क्रॉल बार के ज़रिए अप एंड डाउन मूव हो सकती है। आप इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि एकदम यानी बिल्कुल एक साथ आप बॉटम पे चले जाएं तो आप कंट्रोल के साथ आप इसको डाउन भी कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट और भी कीज़ हैं वो भी मैं अरेंज करता हूँ सारी एक जगह पे इंशाल्लाह। फिर हम अपनी क्लास में अपने कोर्स में साथ साथ इनकी डिफरेंट कीज़ को भी अरेंज करते चले जाएंगे। आप नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगी यहाँ पे एक और ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1 और उसके साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है प्लस। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारी जो फाइल होती है उसको बुक कहा जाता है, वर्ड बुक। एक्सेल की जो फाइल होती है हम उसको वर्ड बुक कहते हैं और वर्कबुक, एक्सेल की जो फाइल है इसको हम वर्कबुक कहते हैं और उस वर्कबुक के अंदर जो पेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं उन पेजेस को हम वर्कशीट कहते हैं। अगर आप एमएस वर्ड का एक्सपीरियंस है आपको काम करने का तो आपको अंदाजा है कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है और उनके अंदर जो पेजेस होते हैं उनको पेजेस के ही नाम से कॉल किया जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्कबुक इस्तेमाल की जाती है और वर्कबुक के अंदर जो है वो वर्कशीट्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इन वर्कशीट्स की कोई तादाद नहीं है, आपको जितनी वर्कशीट्स रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ से प्लस का साइन आपके पास मौजूद है, आप उस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 आपको प्रोवाइड करता जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम मेमोरी के ऊपर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कितनी वर्कबुक शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास शीट टैब कहलाते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जूम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये प्लस माइनस की सूरत में आप अपनी स्क्रीन की शीट को प्लस माइनस में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं यानी जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, एज रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, जिस इंटरफेस में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमारा ये टाइटल बार है, टाइटल बार के बाद ये हमारे टैब्स हैं, ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है, ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट के नीचे शीट टैब्स हैं, और सबसे लास्ट में जहाँ पे आपको एक बटन रेडी का ऑप्शन नज़र आ रहा है और लास्ट में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको स्टेटस बार कहा जाता है। ये आपका स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार के ज़रिए आपको अपनी डेटा एंट्री का करंट स्टेटस जो है वो नज़र आता है। तो जब हम डेटा एंट्री डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तीसरे वीडियो में हमने अपनी डेटा एंट्री का टॉपिक डिस्कस करना होगा इंशाल्लाह, तो उसमें फिर मैं आपको ये रेडी और इसके दीगर स्टेटस जो भी ऑप्शंस ज़ाहिर होते हैं उन तमाम ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन साथ साथ करवाता रहूँगा। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2003 के बाद एक्सेल 2007 से एक ड्रामेटिक चेंज लाया, जिसको हम यूज़र इंटरफेस यानी न्यू यूज़र इंटरफेस रिबन स्टाइल हमने कहा। ना सिर्फ इन्होंने अपना इंटरफेस को अपग्रेड किया, उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2003 के मुकाबले में 2007 से बहुत ज़्यादा फीचर्स में भी इजाफा किया गया और नए नए फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, और यही वो तमाम फीचर्स हैं जो 2007 टू 2016 तक अब चल रहे हैं। और हम अगर अभी हम डिस्कस टू 2016 कर रहे हैं, लेकिन हम 2007 से भी फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए गए 2007 के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने इन फीचर्स को, और उसके बाद फिर मैं एक एक करके इन फीचर्स के कुछ एग्जांपल्स या कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखा भी दूंगा। बाकी तमाम चीज़ें इन टाइम टू टाइम इंशाल्लाह जब जब हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे सामने एक टेबल है, जिसमें एक साइड पे कुछ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट मौजूद है, और एक कॉलम 2003 है और एक कॉलम 2007 आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सेल 2003 की, और तो सबसे पहली नंबर जो रो है, नंबर 1 रो, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज। एक्सेल में अभी आपने जो एक वर्कशीट इस्तेमाल की, इस वर्कशीट के अंदर आपने देखा कि आपके पास नंबर ऑफ रोज मौजूद है, जिसको मैंने रो लिस्टेड बाय नंबर कहा, रो लिस्टेड बाय नंबर्स। इन रो लिस्टेड बाय नंबर्स को अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4, और आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाते जाएंगे ये नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सेल 2003 में हमारे पास क्या ऑप्शंस थे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। नंबर ऑफ रोज की बात अगर हम करें, 2003 में हमारे पास थी 65,536 रोज, 65,536, 65,536 rows in use Microsoft Excel 2003. Now updated in 2007, 10,48,576, 10,48,576 लाइंस इंट्रोड्यूस की गई। अब आप ये बड़ा मेजर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है 2003 और 2007 के दरमियान। 2003 में हम 65,000 लाइनें यूज करते थे, अब हमारे पास मौजूद हैं जनाब 10,48,576 लाइन्स। इसी तरह एक्सेल 2003 के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स थे उनकी तादाद थी 256, और अब हमारे पास जो कॉलम्स की तादाद है वो है 16,384। तो इनको देख लेते हैं कि स्क्रीन के ऊपर के ये किस तरह देखा जा सकता है इन तमाम चीज़ों को। देखें मैं सबसे लास्ट रो में आ गया इसकी, तो आप देखेंगे कि 10,48,576 लाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। एकदम टॉप से बॉटम पर आने के लिए मैंने इस्तेमाल किया कंट्रोल एरो। बॉटम साइड पे एरो इस्तेमाल करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, और अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ टॉप एरो इस्तेमाल करेंगे तो ये दोबारा आपको टॉप साइड पे ले आएगा। इसी तरह अगर आप इसका लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट राइट एरो प्रेस करें तो ये राइट साइड पे आपको लास्ट लाइन में ले जाएगा, और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको आपकी जगह पे वापस दिखा देगा, पहुंचा देगा। यानी इस तरह चारों जो आपके पास एरोज हैं,
सॉरी। तो आपके पास जो ये चारों एरोज हैं, यानी कंट्रोल के साथ आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एरोज का इस्तेमाल करते हुए अपने स्क्रीन के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के ऊपर स्विच आसानी स्विच आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास है, एक्सेल अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज 1 GB 1 GB। एक्सेल 2003 1 GB इस्तेमाल किया करता था। अब 2007 में मैक्सिमम अलाउड बाय विंडोज, यानी अब आपके पास मेमोरी का कोई इशू नहीं है, आपकी विंडोज जितनी मेमोरी इसको अलाउ करेगी ये उसका इस्तेमाल कर सकता है। नंबर ऑफ कलर्स की बात करें तो 56 कलर्स आप इस्तेमाल करते थे 2003 में, और अब आप इस्तेमाल करेंगे 4.3 बिलियंस। नंबर ऑफ कंडीशनल फॉर्मेट पर सेल 3, 2007 में इसकी तादाद है अनलिमिटेड। ये ऑप्शन आगे हम, इसका एक फीचर है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर इसको हम क्लियर करेंगे। नंबर ऑफ लेवल ऑफ सॉर्टिंग 3, 2007 में 64 लेवल्स आपको नजर आएंगे। सॉर्टिंग से मुराद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का नाम है डेटा। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ अंडू 16, 2007 में 64 इस्तेमाल किए। 2007 में 100 लेवल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स शो इन ऑटो फिल्टर 1000, इसकी जगह 10,000 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन डिस्प्ले इन अ सेल 1000, अब इसकी बजाय आप 32,000 32,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल अभी मैंने आपको दिखाया कि जो वर्कशीट का जो बॉक्स होता है उसको सेल कहा जाता है, यानी अब उस सेल में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो एक्सेल 2003 में आप उसमें 1000 कैरेक्टर्स लिख सकते थे, लेकिन अब आप उसमें 2007 में 32,000 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिक स्टाइल इन अ वर्कबुक 4000, इसकी जगह 64,000 ने ली। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फार्मूला 1000, अब उसकी जगह 8000 आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल ऑफ नेस्टेड इन फार्मूलाज 7, उसकी जगह आप 64 यूज कर सकते हैं। जब हम कंडीशनल फार्मूलाज एक्सेल में कंडीशनल फार्मूलाज डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये वाला पॉइंट भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ क्लियर करूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस एंड आर्गुमेंट फंक्शन 30, उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं 255। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इनके फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 के बाद 2007 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, और आज 2016 तक में ये तमाम फीचर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सेल के इंटरफेस को और इसके फीचर्स को। लास्ट में अपने इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे, जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कमेंट से ज़रूर आगाही दीजिए लोग, ताकि मुझे इनको अपग्रेड करने में, अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने में आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।